Okay. So good morning to all. We are going to start with a new chapter, rural development. Last chapter of your syllabus of term 1. ठीक है? So the learning objectives of this chapter. After studying this chapter, you will be able to understand rural development and the major issues related to the rural development. You will also be able to appreciate how crucial the development of rural areas is for India's overall development. India being a rural economy, majority of the population being residing in rural areas. तो आपको ये चैप्टर के बाद ये पता चलेगा कि रूरल डेवलपमेंट से किस तरह से कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है. Then also you will be able to understand the critical role of credit and marketing systems in rural development. Know about the importance of diversification of productive activities to sustain livelihoods. Last learning objective organic farming से related है, वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है? So बेटे, firstly, what is rural development? Decide. So going by the term, rural development simply means development of rural areas. Yes. So technically speaking, rural development implies action plan for the economic and social upliftment of rural areas. ऐसा एक्शन प्लान जो कि हमारी कंट्री के रूरल एरियाज की इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर फोकस करता है, उसको हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं. Now the action plan focuses on certain critical issues related to rural development. Some of these issues are lingering issues. Lingering means जब से हमारी कंट्री को कार्तिक, कौन बात कर रहा है इस साइड? जब से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है, and we've been focusing on the development of overall development of the country as well as on the development of rural areas. Certain issues are there which have not been solved so far. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, वो प्रॉब्लम्स तब भी थी और वो प्रॉब्लम्स आज 7-8 डिकेड्स के बाद भी हैं. सो हम उनको लिंगरिंग इश्यूज कह सकते हैं. यस, कैन यू टेल मी व्हाट आर द लिंगरिंग इश्यूज? मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है रूरल एरिया से रिलेटेड जो आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं? क्रेडिट, वन प्रॉब्लम इज दैट ऑफ रूरल क्रेडिट. हमारे फार्मर के पास क्रेडिट की प्रॉब्लम पहले भी थी और आज भी है. आज भी हमारा फार्मर सुसाइड कमिट कर रहा है. ठीक है? एंड अनदर लिंगरिंग इश्यू इज दैट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. आज भी रूरल एरियाज या जो फार्मर है हमारा, वो उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ रही है. डिस्ट्रेस सेल का मतलब है लो प्राइसेस पे ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को बेचना पड़ रहा है. ठीक है? मार्केट में प्राइसेस जो मर्जी है, उस बेचारे को डिस्ट्रेस सेल यानी अनरेम्यूनरेटिव प्राइसेस पर अपनी प्रोड्यूस बेचनी पड़ रही है. These issues we have not been able to solve so far, and there are certain issues which have emerged currently
ऑफ लेट जो एमर्ज हुए हैं, तो उनको हमने एमर्जिंग इश्यूज का नाम दे दिया. व्हाट आर दीज एमर्जिंग इश्यूज? चंदन, बी अटेंटिव बेटे. कार्तिक, you came here, है ना? You yourself came for offline classes. Why? Are you studying? Are you studying? Okay, stand up and tell me what have you studied so far? So, emerging issues कौन से हैं? यानी ऑफ लेट जो इश्यूज एमर्ज होकर आए हैं, क्योंकि बेटे देखो ग्रोथ जो है डायनेमिक प्रोसेस है. ऐसा नहीं है आपने सोचा एक बार ही कि चलो हमने बहुत कुछ कर लिया, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अब अपने आप चलती रहेगी. नहीं, है ना? कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं कंट्री की डेवलपमेंट में. तो रूरल डेवलपमेंट में जो इमर्जिंग इश्यूज हैं वो है, वन इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. क्या मतलब है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का? आज तक हम यही समझ में आता है हमें, या हम यही इमेजिन करते हैं कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो खेती बाड़ी में एंगेज्ड है. ऐसे ही लगता है ना? फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और एग्रीकल्चर या वीट राइस ग्रो करते हैं, फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सो नाउ, और ऐसा होता भी रहा है, रूरल एरिया में जो लोग हैं वो खेती बाड़ी में एंगेज्ड हैं, तो जिस करके उनका बेटे रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होता. एग्रीकल्चर जो है वो नेचर डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन है. अगर नेचर ने साथ दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं तो अगर नेचर ने साथ नहीं दिया तो आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है. ठीक है? सो हम चाहते हैं फार्मर्स का रिस्क डाइवर्सिफाई हो. ऐसा ना हो कि नेचर ने उनका साथ नहीं दिया, उनको फेवर नहीं दिया, तो उनकी इनकम जीरो हो जाए. उस तरह से वो अपनी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है? सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. वी आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम उसको बता रहे हैं, किस तरह से वो हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, इन चीजों में एंगेज करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है. एंड लास्ट इमर्जिंग इशू इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. 1960s में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमने HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के ऊपर फोकस किया. ठीक है? जिसको हमने न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी का नाम दिया. और इस पैकेज के अडॉप्ट करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए. अब आपको ये भी पता होगा, पहली बात, HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स से, वो सॉइल से ट्रीट करने से सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग रन में खत्म हो जाती है. इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाते हैं और एयर में भी मिक्स हो जाते हैं, वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं. थर्डली, इन सबका इस्तेमाल करने के लिए यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. तो एग्रीकल्चरल स्टेट्स जो है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, इनका वाटर टेबल लेवल लो होता जा रहा है. सो नाउ वी आर टेकिंग अ यू टर्न. अब हमारा यू टर्न आ रहा है. अब हम पहले ऑर्गेनिक से स्विच हुए केमिकल की तरफ, अब हम केमिकल से यू टर्न लेके ऑर्गेनिक पे स्विच होना चाहते हैं. ठीक है? सो दीज अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग सो बिकम्स दी अनदर इमर्जिंग. पहले हमने देखो अपने फार्मर को प्रिपेयर किया, ऑर्गेनिक छोड़ो केमिकल पे आओ. अब हमें उसको कन्विंस करना पड़ रहा है केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक पे आओ. सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? So but it is the need of the hour, because now we have realized that toxic elements are going inside our body. It's playing havoc with our health, right? So ये but हमारे अभी सिलेबस में नहीं है. हमें ये 3 करने हैं, क्रेडिट, मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन.
सो थोड़ा सा बुक से देखते हैं व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट. अगेन इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. इट फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी. सो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमने रूरल डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किए हैं. नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. बेटे किसी भी कंट्री को डेवलप करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना. इसीलिए हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर इससे पहले स्टडी किया है. सो डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो इसीलिए अगर रूरल एरियाज को, क्यों है रूरल एरियाज में इतनी पॉवर्टी, क्योंकि वहां पर इलिटरेसी है ना. तो इलिटरेसी को रिमूव करेंगे, पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, रूरल एरियाज डेवलप हो जाएंगे. सो सबसे पहला फोकस हम करते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच इंक्लूड्स लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी. ठीक है. देन हेल्थ, in which we address both sanitation as well as public health. क्योंकि विलेज एरियाज में आप आज भी, चाहे हमारे रूरल एरियाज बहुत डेवलप हो गए हैं, हमारी गवर्नमेंट क्लेम करती है हमने सड़कें बनवा दी हैं, हमने हर घर में बिजली है, गैस है, लेकिन आप जाके देखो किसी भी गांव में सैनिटेशन अभी भी बहुत पुअर है. स्टिल दे यूज दैट ओपन सिस्टम. हर घर के बाहर वो नैरो सी एक वो बनी होती है जिससे उनका गंदा पानी जो है वो पास ऑन करता है. ठीक है. सो सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है. देन लैंड रिफॉर्म्स. बेटे क्योंकि रूरल एरियाज एग्रीकल्चरली डेवलप्ड एरियाज हैं, तो वहां पर लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म पता है क्या है? लैंड रिफॉर्म्स जो हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम है. लैंड टेन्योर सिस्टम मींस जो रिलेशन है ओनर और टिलर ऑफ द सॉइल में, उसको ये उसमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है. जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, कंसोलिडेट करना लैंड होल्डिंग्स को, सीलिंग लगाना लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, या कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज करना. तो ये सारे लैंड रिफॉर्म्स अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे रूरल एरियाज में तो रूरल डेवलपमेंट होगी. Then development of the productive resources of each locality. What is the meaning of this? Development of productive resources. Again बेटे हमारे रूरल एरियाज जो हैं they are focusing just on farming. अगर सपोज करो एक विलेज है जिसमें पल्सेस की प्रोडक्शन होती है, वो सिर्फ पल्सेस की प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं. Now the government wants we should develop productive resources of each locality. आप मुझे बताओ जिस गांव में दाल बन रही है, क्या वहां पर दाल पॉलिशिंग नहीं हो सकती? दाल जो बनती है बेटे, हम दाल खाते हैं, हमारे घर में जो आती है ना दाल, वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पॉलिश होके आती है. पॉलिश कहाँ पे होती है? इंडस्ट्री में होती है. इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगी हुई हैं? सिटीज में लगी हुई. या जिस गांव में शुगर केन की प्रोडक्शन है, क्या वो गांव में शुगर नहीं बन सकती? बन सकती है ना. जहां पर टोमेटोज की प्रोडक्शन होती है वहां पर टोमेटो सॉस नहीं बन सकती? बन सकती है ना. तो गवर्नमेंट ने कहा हम प्रोडक्टिव, हर गांव में जो पोटेंशियल है हम वो पोटेंशियल निकालेंगे, उनका प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करेंगे. सो इसीलिए फोकस हो रहा है कि अगर कोई दाल जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होती वहां पे दाल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दो, उससे क्या होगा? विलेजर्स को ऑक्यूपेशन मिलेगी. सेकेंडली, जो गांव है जहां से जिनकी सीनिक ब्यूटी बहुत ज्यादा है, उनमें पोटेंशियल है टूरिस्ट एरिया, एज ए टूरिस्ट एरिया डेवलप होने का. ठीक है. ऑफ लेट बेटे पहले हमारे पास 4-5 हिल स्टेशन होते थे जहां हम जाते थे. अभी आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा मसूरी के आगे एक एरिया है, वहां पे चले जाओ, है ना. बहुत ज्यादा एरियाज ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल था एंड नाउ दे आर डेवलपिंग एज टूरिस्ट स्पॉट्स. ठीक है. अर्लियर इट वाज नॉट सो. सो नाउ
Under rural development, government is focusing on the development of productive resources, right? Then infrastructure development हो रही है. बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम किसी भी एरिया की डेवलपमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. आप ऐसे एरिया में एज ए टूरिस्ट जाना चाहोगे जहां पे रोड्स डेवलप नहीं है, जहां पर वाईफाई नहीं है, टेलीफोन कनेक्शन नहीं है? नहीं ना. ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज. एटीएम होना चाहिए. आपको लगता है कि टूरिस्ट एरिया में आप जा रहे हो, आप कैश नहीं कैरी करके जाते हो, आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाते हो और आपको वहां पे एटीएम ही नहीं मिल रही. ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी फोकस कर रही है. देन स्पेशल मेजर्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन आर बीइंग अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. आप देखो जितने भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं, मेन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, दे वर फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. ठीक है, सो ये गवर्नमेंट का फोकस है. रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज क्या क्या हो गए? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन. ठीक है, एंड पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा हमने 3 एरियाज पे फोकस करना है. पहला, रूरल क्रेडिट. व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट? क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स और नॉन फार्मर्स. मतलब रूरल एरियाज को जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है. रूरल एरिया में मेनली कौन होते हैं? फार्मर्स. व्हाई फार्मर्स नीड मनी? देयर आर 2 reasons. Most of Indian farmers are small and marginal farmers, जिनका लैंड एरिया, लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है. इसके ऊपर आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे? फार्मर्स उतनी ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जितनी उनकी फैमिली की नीड के लिए जरूरी है. सेल्फ कंजम्पशन. इनका कोई मार्केटेबल सरप्लस नहीं बचता. व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? सरप्लस लेफ्ट आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन. अब क्योंकि बेटे इसकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स को पूरे साल में जितनी वीट चाहिए उतनी ही ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उससे बहुत थोड़ी सी ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे. उसको मार्केट में बेचा, उससे जो पैसे आए उससे घर की बाकी की चीज नीड्स सेटिस्फाई हो गई. अब आया सोइंग सीजन. अब क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेनी अदर थिंग्स. उसके लिए फार्मर के पास पैसे नहीं. क्यों नहीं है? ही बीइंग स्मॉल फार्म. अगर इसके पास 10 एकड़ का लैंड होता तो प्रोडक्शन ज्यादा होती, सेल्फ कंजम्पशन के बाद मार्केट में बेचता, उससे जो पैसे आते हैं उससे अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करता और अगले साल सीड्स लेने के लिए पैसे भी बचा लेता. लेकिन इंडिया में ऐसा, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर, so they have to depend upon credit for fulfilling their financial requirements. Secondly, there is a lag, gestation lag बोलते हैं इसको, between sowing and harvesting. आज अब इंडियन फार्मर जो है जनरली वो क्रॉप्स, व्हीट, राइस, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करता है जिसमें जेस्टेशन लैग ज्यादा है. मतलब आज सोइंग हुई, 6 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी, मैच्योर होगी क्रॉप, फिर वो काटेगा. तो इन बिटवीन उसकी फैमिली के पास खाने को कहां से आएगा? ही बीइंग स्मॉल फार्मर, उसके पास प्रीवियस सेविंग्स नहीं है. तो आज उसने फंड्स लेके या जितने भी बचाए हुए थे सारे सोइंग सीजन में यूज कर दिए
8 महीने बाद या 6 महीने बाद अब उसकी क्रॉप मैच्योर होगी, हार्वेस्टिंग होगी, फिर वो मार्केट में जाके उसको बेचेगा, फिर पैसे आएंगे। इन बिटवीन वो अपनी कंजम्पशन नीड्स कहाँ से फुलफिल करेगा? He has to rely on credit. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फार्मर के लिए या रूरल एरियाज के लिए क्रेडिट जो है दैट हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। ठीक है, नाउ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स जो हैं फार्मर की, उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, when the credit is required for the period up to 1 year, और 1 साल के लिए वो कब क्रेडिट उसको चाहिए होता है? जब उसको इनपुट्स खरीदने हैं। He wants to buy inputs like seeds, fertilizers, ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा महंगे नहीं होते, वो उसको लगता है वो विद इन 1 ईयर वो इसके लिए जो उसने लोन लिया वो रीपे कर सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो लोन लेता है to buy inputs. Secondly, medium term, for the period 1 year to 5 years. ठीक है, कुछ उसको फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, तो यहाँ उसको लैंड की वो बाउंड्री करनी है, ठीक है, ट्यूबवेल लगवाना है, बनवाना है, उसके लिए। तीसरा लॉन्ग टर्म, 5 years to say 20। आई गेस ट्रैक्टर खरीदना है तो उसको उसके लिए 8-10 साल चाहिए होते हैं रीपे करने के। एडिशनल लैंड खरीदना है, लैंड के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट करनी है, फॉर दैट ही वुड रिक्वायर क्रेडिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ, अब ये हमें पता चल गई उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ना कहां कहां से वो अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, कहां से कर सकता है फार्मर, from where a farmer or rural people can fulfill their credit requirements? Self-help groups or money lenders, landowners, landlords, or big farmers? Yes, और बस विलेज ट्रेडर्स? बैंक्स के पास नहीं जा सकता? जा सकता है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आप सबने पहले नाम लिए मनी लेंडर, और लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बिग फार्मर्स। ये जो सोर्सेज है, मेन सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर्स वर रिलाइंग मेनली ऑन दीज, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, they were relying on money lenders and traders for fulfilling their credit requirements. Nearly 90% of the credit needs of the farmers were fulfilled by these sources. But these are those sources which are not regulated by any agency. इनको कोई एजेंसी सुपरवाइज नहीं कर रही, रेगुलेट नहीं करती, ये अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो ऑब्वियसली जब इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा तो दे वुड चार्ज हाई और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई, एंड दे वुड एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, दे वुड समटाइम डू फ्रॉड विद देम उनसे, क्योंकि इंडियन रूरल एरिया के जो फार्मर्स थे वो जनरली इलिटरेट थे, तो उनको कहीं पर भी अंगूठा लगा के उनसे उनका लैंड हड़प लेते थे। ठीक है, सो उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे और उनको डेट ट्रैप में फंसा लेते थे। यानी अगर किसी को उन्होंने 10,000 का लोन दिया है ना, तो 10,000 के वो 10 लाख भी उनसे वापस ले लेते थे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर भी
वो उनको ये कहते थे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी पड़ी हुई है, नहीं आप दे पाते हो तो आपका लैंड हमें दे दो. So exploitative activities were going on. So in 1969, ये लिख लो आप, ये अंडरलाइन कर लो, a major change occurred in 1969 when India adopted, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल बैंकिंग. बेटे a major change बुक में है बच्चे, क्रेडिट का सेकंड पैराग्राफ, लास्ट लाइंस देखो. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit. Later, NABARD, full form NABARD की, was set up in 1982 as an apex bank to coordinate the activities of all the institutions involved in the rural financing system. बेटे जिस तरह से आरबीआई है, आरबीआई किसको रेगुलेट करते हैं? ऑल दी कमर्शियल बैंक्स. इसी तरह नबार्ड सेटअप किया गया 1982 में. इट कोऑर्डिनेट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज of all the institutions involved in rural financing. ये भी एपेक्स बैंक है, ये भी एपेक्स बैंक है. ये किसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है? कमर्शियल बैंक. ये वो सारी इंस्टीट्यूशंस जो कि रूरल फाइनेंसिंग में एंगेज्ड हैं. ठीक है. सो अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हार्बिंजर of major changes in the credit system as it led to the diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. जब हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आई तब से हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो गया. ठीक है. उससे पहले हमारा फार्मर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई? 1966-67. और मल्टी एजेंसी अप्रोच गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट की? 1969 में. क्योंकि तब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि फार्मर को मॉडर्न इनपुट्स को यूज करने के लिए क्रेडिट की जरूरत है, और वो क्रेडिट अगर इनसे ही लेता रहेगा तो वो चाहकर भी डेवलप नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो था वो डाइवर्सिफाई समझते हो? अर्लियर ओनली 2 मेन सोर्सेज वर देयर, नाउ अदर सोर्सेज वर आल्सो डेवलप्ड. ठीक है. सो आज का जो, अच्छा, ये जो सोर्सेज हैं इनको हम क्या कहते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. और यहाँ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. क्यों कहते हैं इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल? इनके ऊपर कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं है. ऑन द अदर हैंड देयर आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. मेन वर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स. गवर्नमेंट ने 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. क्यों किया? क्योंकि बेटे कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मोटिवेटेड होते हैं. तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे वो फार्मर्स को लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं थे. क्यों? क्योंकि रिकवरी की प्रॉब्लम थी, है ना. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा कि कमर्शियल बैंक्स तो लोन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे फार्मर को लोन की जरूरत है, तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को क्या कर दिया? नेशनलाइज कर. फिर इसके तहत रूरल एरियाज में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खोली गई, क्योंकि प्राइवेट नहीं खोलते थे. वो कहते थे गांव के लोग तो आते ही नहीं है बैंकों में, डिपॉजिट्स ही नहीं कराते हैं, तो हमें प्रॉफिट कहां से होगा. सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ओपनिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज. सो गवर्नमेंट ने जब नेशनलाइज किए
तो रूरल एरियाज में भी उसकी ब्रांचेस खुलनी शुरू हो गई। लेकिन इससे भी हमें लगा कि लोगों की क्रेडिट नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली टू केटर टू द रूरल एरियाज रीजनल रूरल बैंक्स सेटअप किए, RRBs। तो नाम से ही पता चल रहा है इनकी ब्रांचेस दे जस्ट केटर क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, जनरली शॉर्ट टर्म के लिए रूरल लोगों को जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर आल्सो सेट अप बाय द गवर्नमेंट। लैंड डेवलपमेंट यानी जब फार्मर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने लैंड को डेवलप करने के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, वो RRBs नहीं देते थे। RRBs जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लोन देते। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक वुड गिव द लोन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है, रिसेंटली फॉर्मल क्रेडिट में एक और ऐड हो गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता है? ओके सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, अच्छा बनता है। अभी स्टार्ट करो।